नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का फिर से आज स्वागत है। आज मेरा जो है सेट प्रैक्टिस का 46वां क्लास है। तो आप लोग को मेरा सेट प्रैक्टिस जो है कैसा लगता है जरूर कमेंट में लिखे, जिससे हमारा जो है प्रोत्साहित जो है हम उससे जो है प्रोत्साहित हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, या ऊपर जाने पर बढ़ता है या नीचे जाने पर घटता है। तो ऊपर या नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा, अगर केंद्र से दूरी बढ़ी, केंद्र से क्या हुआ तो दूरी बढ़ा, तो जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। जी का मान घटता है, केंद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, जी का मान घटता है। हम बता दें कि आप लोग को कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो सबसे जो होता है वो ज्यादा कहां पर होता है, तो ध्रुव पर होता है। कहां होता है, ध्रुव पर। और पूछ देता है क्वेश्चन की सबसे कम कहां पर होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर होता है। कहां, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहां होता है, तो सबसे कम अगर पूछ दे तो कहां है, तो भूमध्य रेखा पर। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, तो सबसे कम कहां होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं तो वह निरंतर किसके साथ चलती रहेगी। अगर कोई वस्तु पर, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग अगर ना किया जाए तो वो किसके साथ निरंतर चलती रहेगी, क्या आवेग के साथ या त्वरण के साथ या गति के साथ या इनमें से सभी के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गति के साथ चलती रहेगी। अगर हम कोई गति कर रहा है उसको, उसके ऊपर जो है कोई बाहरी बल कार्य नहीं किया है तो क्या होगा, तो वो गति के साथ जितना गति में चल रही थी उतना ही गति में चलती रहेगी। तो किसके साथ चलती रहेगी, तो गति के साथ चलती रहेगी। अगला कह रहा है कि सभी चुंबक का स्रोत क्या है। सभी जो है वो चुंबक का स्रोत क्या है, क्या लोहे के छोटे टुकड़े या फिर संबंध परमाणु के छोटे टुकड़े या फेरोमैग्नेटिक सामग्री या फिर विद्युत आवेश। तो सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या हो जाएगा, तो ये विद्युत आवेश हो जाएगा। क्या, तो विद्युत आवेश जो होता है वो सभी चुंबकत्व का स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थके हुए वस्तु में क्या हो सकता है। एक थका हुआ वस्तु में क्या हो सकता है, क्या गति या फिर चाल या वेग या ऊर्जा। एक थके हुए वस्तु में क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है, तो कोई भी वस्तु अगर थकी हुई है, आप ही अपने ऊपर जो है वो एग्जाम्पल को लीजिए कि अगर हम थके हुए रहते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा महसूस होती है ना, तो क्या हो जाएगी, ऊर्जा। इसका आंसर है थकी हुई वस्तु में क्या होती है, तो ऊर्जा होती है। प्रकाश के वेग को पहली बार किसने किसने खोजा, प्रकाश के वेग को पहली बार किसने खोजा, क्या गैलीलियो ने या आइंस्टीन ने या रोमर ने या न्यूटन ने। तो प्रकाश के वेग को पहली बार किसने खोजा था, तो किसने खोजा, तो ये रोमर ने खोजे थे। कब, तो 1676 ईस्वी में। कब, 1676 ईस्वी में खोजे थे, 1676 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। इनमें से कौन सा जो है वो स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है, क्या पॉलीएमाइड है या कंपोजिट है या स्टार्च है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है, क्या, तो मंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तु को देखने के लिए
किस साधन का प्रयोग किया जाता है? पानी के नीचे से पनडुब्बी जो होता है वो ऊपरी सतह, पानी के ऊपरी सतह पर देखने के लिए किस साधन का प्रयोग करता है? क्या कैलिडोस्कोप का, या स्पेक्ट्रोस्कोप का, या टेलीस्कोप का, या पेरिस्कोप का? किसका प्रयोग करता है? पनडुब्बी के अंदर जो भी रहते हैं वो ऊपरी सतह को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये पेरिस्कोप का। किसका? तो ये पेरिस्कोप का। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर। पनडुब्बी जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप। तो ये पेरिस्कोप जो होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो इसमें समतल दर्पण का यूज किया जाता है। और 45 डिग्री पर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है टकरा करके। परावर्तन मतलब क्या? तो टकराना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो दर्पण में क्या? तो समतल दर्पण होता है इसमें लगा हुआ। और अगर कौन पूछ दे तो 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। ठीक है, और ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूल किसकी इकाई है? जूल जो है वो किसकी इकाई है? क्या तापमान, या फिर दबाव, या ऊर्जा, या फिर बल? जूल जो है वो किसकी इकाई है? तो जूल किसकी हो जाएगी इन चार में से? तो जूल जो है ऊर्जा और कार्य दोनों का होता है। किसका? ऊर्जा और कार्य दोनों का। तो इसमें ऊर्जा है तो ऊर्जा मारना है, और कार्य का भी होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष का पता करने के लिए बताना है कि किस किरण का प्रयोग करते हैं। अगर मशीन में कहीं गड़बड़ी हो गई है तो उसको पता करने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? क्या एक्सरे का, या पराबैंगनी का, या माइक्रोवेव का, या दृश्य प्रकाश का? इन चारों में से किसका प्रयोग करते हैं मशीन के अंदर खराबी को जांच करने के लिए? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो एक्सरे का। एक्सरे क्या करती है? तो एक्सरे किरण जो होता है वो जाती है, लेकिन क्या करती है? धातु वगैरह को वो अंदर छेद करके नहीं चली जाती है। मतलब कि अगर किसी, अगर जो है वहां पे टूटा फूटा रहता तो वहां से क्या होता है? टकरा करके नहीं, टकरा करके नहीं, अगर टूटा फूटा रहेगा तो क्या होगा? वो चलता चला जाएगा, जिससे पता चल जाता है कि हाँ इस मशीन में कोई ना कोई खराबी है। और अगर ये टकरा करके वापस आ जाता है तो क्या होता है? तो टकरा करके वापस आने के कारण जो होता है इसमें पता चलता है कि टूटा फूटा नहीं है। तो दांत वगैरह का भी जो है वो इलाज में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, और धातु, सोना, चांदी, ये सब की जांच करने के लिए। ठीक है, अगला है कि किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है? जी का मान सबसे अधिकतम किस स्थान पर होगा? क्या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, या कुतुब मीनार के ऊपर, या भूमध्य रेखा पर, या अंटार्कटिका के कैंप में? अंटार्कटिका के कैंप में किस स्थान पर जी का मान, यानी स्मॉल जी का मान सबसे ज्यादा होगा? तो कहां हो जाएगा? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका के कैंप में। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुव पर जो होता है, ध्रुव पर क्या होता है? तो ध्रुव पर जो होता है वो क्या होता है? जी का मान जो होता है वो ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो ध्रुव पर ज्यादा होने के कारण जो होता है अंटार्कटिका का है तो दक्षिणी ध्रुव पर, इसलिए जी का मान जो है अंटार्कटिका के कैंप में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के की तरह जो उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग जो है वो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है? क्या पोटेशियम नाइट्रेट का, या सोडियम थायोसल्फेट का, या पोटेशियम परमैंगनेट का, या कैल्शियम फॉस्फेट का? इन चार में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका हो जाएगा? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर ले तो ये क्या होता है? तो गहरा बैगनी होता है। ये कैसा होता है? तो गहरा बैगनी होता है, और विषैला होता है, और रंगहीन होता है। और कैसा होता है? रंगहीन। और क्या होता है? तो ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। इसका प्रयोग जो होता है कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है ब्लीच और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो ब्लीच वगैरह करने, ब्लीच और रोगाणुनाशक के रूप में, ब्लीच और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। रोगाणु
नाशक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? क्या वैलियम या फिर कोकेन या ओपियम या फिर कैफीन? कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? इन चार में से बताना है कि कोला पेय में जो है वो कौन सी औषधि पाई जाती है। तो ये जो होता है वो कैफीन हो जाएगा। कोला पेय में कौन सा औषधि पाया जाता है? तो कैफीन। कैफीन की बात कर ले तो ये मस्तिष्क को जो है वो प्रभावित करने वाली दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कैफीन का। ठीक है, अगला है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम बताना है। क्या ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड है या ड्यूटेरियम ऑक्साइड है या फिर ट्रिटियम ऑक्साइड है या ट्रिटियम मोनोऑक्साइड है? भारी जल यानी D2O, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होता है वो D2O होता है। और इसका अनुभार पूछ लेता है तो इसका अनुभार कितना हो जाता है? तो 20। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा भारी जल का रासायनिक नाम या फिर सूत्र कह लीजिए। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में इसका जो होता है प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को कम या मंद करने के लिए, गति को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल का एक और नाम होता है। इसको आप भार के नाम से भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, भार। तो भार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साधारण जल के घनत्व से इसका घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसे भार के नाम से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगला है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है? क्या यूरेनियम को, सीसा, थोरियम या फिर प्लूटोनियम को? आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो प्राचीन काल में जो है आशा की धातु चांदी को कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है वो आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम जो होता है वो काफी ऊर्जावान जो होता है वो पदार्थ है। ठीक है, इससे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए आशा की धातु किसे कहते हैं? तो यूरेनियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर के रूप में बेकिंग पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम? तो बेकिंग पाउडर का के रूप में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर की बात कर ले तो इसका सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर का यूज जो होता है वो केक बनाने में किया जाता है। ये क्या करता है? तो ये केक को देखते हुए ये फुलाने का काम करता है, तो ये से फूल जाता है। जिसे फूलता क्यों है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है, जिसके कारण क्या होता है? तो ये खाने वाली सामग्री को बनाने के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से फूल जाए। ठीक है, अगला है कि दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? एरोसेल, इमल्शन, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो दूध किसका उदाहरण है? इमल्शन का। किसका है? इमल्शन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? क्या द्रव और ठोस, द्रव या ठोस, या फिर द्रव के रूप में या ठोस के रूप में या गैस के रूप में? आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ये ठोस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? तो ठोस के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम हीरा कहा जाता है? कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है इन चारों में से? क्या ग्रेफाइट को जाना जाता है या सिलिकॉन कार्बाइड को या एंथ्रासाइट कोयला को या बिटुमिनस कोयला को? कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कृत्रिम हीरा के नाम से जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। अगला है कि जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो खट्टेपन की
वजह क्या होती है? जब दूध जो है वो दही में परिवर्तित होती है तो खट्टेपन की क्या वजह होती है? क्या लैक्टिक एसिड होती है, या साइट्रिक एसिड होती है, या टार्टरिक एसिड, या एसिटिक एसिड होती है? तो क्या होती है? दूध से दही बनना मतलब कि उसमें कौन सा ज्यादा मात्रा में होने लगता है, कौन सी एसिड? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है वो दूध से दही में बदलने लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? क्या भूपृष्ठ जल, या फिर कुआं का पानी, या वर्षा का पानी, या मिनरल वाटर? पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पानी का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो वर्षा का जल होता है। कौन होता है? तो वर्षा का पानी जो होता है वो पानी का सबसे शुद्धतम रूप होता है। लेकिन कुआं का पानी, ये सब में जो होता है कुछ ना कुछ अनेक जो होता है रासायनिक तत्व मिले होते हैं, लेकिन वर्षा का जल जो होता है एकदम शुद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इन चारों में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्या अंडा में, या फिर मांस में, या दाल में, या चावल में? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। चावल में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। बाकी दाल, मांस और अंडा ये सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला कह रहा है कि संतरे में कौन से विटामिन पाई जाती है? क्या ए, बी, सी, या फिर डी? संतरे में कौन से विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सी। जितना भी खट्टे फल है लिख लेना है कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये क्या बैक्टीरिया के कारण, या प्रोटोजुआ के कारण, या मच्छर, या वायरस? फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो होता है वो मच्छर के कारण होता है। किसके कारण? तो मच्छर के कारण होता है। तो कौन सा मच्छर काटता है? तो मच्छर का नाम जो है वो क्या हो जाता है? तो क्यूलेक्स मच्छर हो जाता है। क्या? क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? तो फाइलेरिया होता है। अगला है कि मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से इनमें से कौन है? मानव के श्वसन प्रणाली के हिस्से इन चारों में से कौन है? क्या लार, पेट? तो नहीं, हाँ, नाक और फेफड़ा, काइम या माइलेज, या लार या पित्त? तो श्वास जो होता है वो मानव किसके द्वारा? श्वास नली होता है, ब्रोनक्वाई, ब्रोनक्यूलिस, ट्रैकिया, ये सब जो होता है वो क्या होता है? तो मानव का श्वसन अंग होता है। तो इनमें से क्या होता है? नाक और फेफड़ा। नाक और फेफड़ा जो होता है वो मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से है इन चार में से, लेकिन सबको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अगला कह रहा है कि गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? क्या स्थल मंडल कहा जाता है, या वायुमंडल कहा जाता है, या पर्यावरण मंडल, या फिर बायोस्फीयर कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वायुमंडल। क्या? तो वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। तो आज यहीं तक क्लास 25 क्वेश्चन हो गया है खत्म। ठीक है, तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।